चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अभी तक ठीक पिछले वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर पर 2 वीडियो बना चुका हूं। एक तो पहला वीडियो में बनाया था बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित कहानी निबंध है बातचीत, उस पर मैंने इसकी पूरी सारांश की चर्चा करी थी। बातचीत के बारे में पूरा विस्तार से एक वीडियो पर चर्चा करी है। और दूसरी वीडियो में मैंने इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया है। और ये तीसरी वीडियो जा रही है इस चैप्टर्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में करी जाती है, इस कारण से हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जानना आपको जरूरी है। तो बातचीत जो चैप्टर है, उस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? मतलब बातचीत के लेखक कौन है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन भी आपके पास है, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन सी है नामवर सिंह और ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो आप कौन से ऑप्शन को टच करेंगे? ऑप्शन डी को टच करेंगे। वो क्वेश्चन ये था कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है, तो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत जो आप निबंध पढ़े हैं, उसके माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी है भाषण की शैली, ऑप्शन सी है संवाद की शैली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से लेखक क्या दर्शाना चाहते हैं? वो बातचीत की शैली को दर्शाना चाहते हैं, बातचीत की प्रथा को दर्शाना चाहते हैं। यानी इसमें आपको ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है ना, भारतेंदु युग के कवि है। जब मैं सारांश बताया था इस निबंध का, उस समय मैं लेखक परिचय चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है ना, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। ये हुंकार, आर्यवर्त, पंजाब केसरी, ये सब इनकी रचना नहीं है। यहाँ पर हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कौन किए थे? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ही लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट ही 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास की रचना किए थे। तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो आप कौन से ऑप्शन को टच करेंगे? आप टच करेंगे ऑप्शन सी को। क्यों? क्योंकि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। छठा क्वेश्चन है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये बताना है। तो मैं जब बातचीत निबंध पढ़ा था ना, उसमें बताया था कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? यूरोप के लोगों में। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन सी होगा बी में ऑप्शन देख सकते हो, यूरोप है। ऑप्शन ए है भारत के, ऑप्शन बी यूरोप के, ऑप्शन सी अफ्रीका के, ऑप्शन डी है कनाडा के। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बताने की 4 जो ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। वेनी संहार, तो ये भी बालकृष्ण भट्ट ही लिखे हैं। लेकिन मेघदूत इनकी रचना नहीं है। मेघदूत के लेखक कालिदास है। मेघदूत, रघुवंशम, महाकाव्य, इन दोनों का लेखक कौन है? कालिदास है। ठीक है, इन दोनों के लेखक कौन है? कालिदास है। यानी मेघदूत जो है ना, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। मेघनाथ वध इन्हीं की रचना है। किनकी? तो बालकृष्ण भट्ट की ही है। तो इनमें से बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना नहीं है? तो वो है मेघदूत इनकी रचना नहीं है। तो इस तरह से आपका 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की ओर। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? मतलब बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कौन सा? ऑप्शन ए है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मथुरा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बनारसी उत्तर प्रदेश। देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान मतलब निवास स्थान है। अभी निवास स्थान उनका कौन है फिलहाल में? तो उनका निवास स्थान है ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का भी निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन में से आप टच कर लीजिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। बताना है कि जो उपन्यास 4 दी है ऑप्शन में, इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। तो गोदान नहीं, गोदान प्रेमचंद की है। अपने अपने अजनबी ये भी बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। मैला आंचल ये भी बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये जो आप पढ़े हैं 100 अजान एक सुजान, अभी ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 100 अजान एक सुजान जो है ना, इनकी लिखी हुई बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई एक क्या है उपन्यास है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। उसका 10 नंबर क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। देखो ऑप्शन है स्मरण शक्ति, ऑप्शन बी है श्रवण शक्ति, ऑप्शन सी है वाक शक्ति और ऑप्शन डी है दिव्य शक्ति। तो किसके नहीं होने से जो संसार है वह गूंगे के समान प्रतीत होगा। तो वाक शक्ति नहीं होने से। वाक शक्ति मीन्स क्या होता है, बोलने की क्षमता नहीं होने से ये संसार जो है ना पूरी तरह से गूंगी महसूस होगी। ठीक है ना। ऑप्शन है स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति, श्रवण शक्ति, दिव्य शक्ति, ये सब गूंगी नहीं, संसार को गूंगी प्रकट नहीं कर सकती है। संसार को गूंगी प्रतीत कौन कर सकती है, वाक शक्ति। तो किसके न होने से गूंगी सृष्टि प्रतीत होती है, वाक शक्ति न होने से। 11 नंबर देखिए, नाटक के प्रारंभ, देखिए जब भी नाटक प्रारंभ करी जाती है तो जो मंगल पाठ पढ़ी जाती है, जो मंगल पाठ की जाती है उसको नांदी पाठ के नाम से जानते हैं, नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। वही क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है नांदी पाठ, ऑप्शन बी है भजन, ऑप्शन सी है मंगलाचरण और ऑप्शन डी है आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। किस पाठ से जानते हैं, नांदी पाठ के नाम से जानते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तो बोला कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन है भारी और बोझिल, ऑप्शन बी है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी है मैला कुचौला और ऑप्शन डी है क्रोधपूर्ण। तो बातचीत करने से जो मन है वो किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किस टाइप का, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो 16 वर्ष तक वो मनुष्य का मुख नहीं देखा, 16 वर्ष तक वो जानवरों के बीच रह गया। रॉबिन्सन क्रूसो एक आदमी था जो 16 वर्ष तक लगभग जानवरों के बीच में रह गया। वो 16 वर्षों तक एक भी मनुष्य का मुख नहीं देखा। तो वही है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को न मिला, तो लगभग 16 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अंतिम क्वेश्चन है 14। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, चाहे उसका दोष गुण प्रकट होते हैं, किसने कहा था। ऑप्शन है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है मार्क जॉनसन, ऑप्शन सी है नील जॉनसन और ऑप्शन डी है लिन जॉनसन। देखिए बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बात बोले थे बेन जॉनसन। कौन बोले थे, बेन जॉनसन। तो इस तरह से आपका 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर्स का क्लियर हो गया। यदि आप इन 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, इस चैप्टर वाले 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के याद कर लेते हैं, तो समझिए कि आपके इस एक्सरसाइज के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप क्या किए, टच कर गए। कोई भी इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।